नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पुस्तक हमारी दुनिया, जिसे सामान्य भाषा में हम भूगोल कहते हैं, कि पहले अध्याय का अध्ययन कर लिया है। दूसरे अध्याय का आज हम संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हमारी दुनिया कक्षा 7वीं के अध्याय संख्या 2, जिसका नाम है चट्टान एवं खनिज। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम धरती के जिस भूपटल पे खड़े हैं या भू प्रॉपर्टी पे, या जो जमीन हम कहते हैं आम अपनी आंचलिक भाषा में, वो सब चट्टान से ही निर्मित है। कभी ना कभी यहाँ मजबूत चट्टान रहा होगा जो आज टूट के महीन मिट्टी के कण बन गए हैं, और इसके साथ बड़े बड़े पर्वत, पहाड़ियाँ, पठारी हिस्सा, मिट्टी, बालू, ये सब चट्टान के ही हिस्से हैं। और इन चट्टानों में खनिज भी मिला हुआ रहता है। तो इन दोनों चीज़ों का आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, और भारत की ऐतिहासिकता में इन चट्टानों के द्वारा निर्मित बहुत सारे स्मारक, भवन, किले और बड़े बड़े स्मारक पत्र और राजाओं के अपने अपने जो नाम पत्र या प्रचार पत्र लिखे जाते थे, वो सब चट्टानों पे ही लिखे गए हैं। तो आइए हम अध्याय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि चट्टान होता क्या है। तो अगर परिभाषा की हम बात करें तो सीधे तौर पे बच्चे आप ये कहेंगे कि पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को, जिस पे हम खड़े हैं या जो दिखाई देता है, जो भी ठोस है, वो सब चट्टान का हिस्सा है। जैसे सभी पहाड़, पहाड़ियाँ, पठार, बड़े बड़े पर्वत, जमीन, धरती, महीन मिट्टी, ये सब जितनी नज़रें हमारी जाती हैं, सब चट्टान ही चट्टान है। तो और इन चट्टानों में खनिज भी मिले होते हैं, और इन खनिजों के बहुत सारे अंश जो बहुमूल्य होते हैं। यही कारण है कि खनिजों को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। इसमें सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, तांबा, ये सब आते हैं। तो आइए अध्याय की शुरुआत में जिस प्रसंग की चर्चा है वो भी हम देखते चलते हैं। अध्याय की शुरुआत होती है कि विद्यालय के पास एक सड़क बन रही थी। उस सड़क को बनाने के लिए स्कूल के, विद्यालय के बगल में बहुत सारे गिट्टियाँ गिरी हुई थी, जिसे हम रोड़ा भी कहते हैं, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े। तो बच्चे आने और जाने के क्रम में उन रोड़ों और गिट्टियों से खेलते थे, उठाकर इधर उधर फेंकते भी थे। तो जो रोड का ठेकेदार था, उसका एक व्यक्ति आया और प्रधानाध्यापक महोदय से कहा, शिकायत करने पहुंचा कि आपके बच्चे हमारे गिट्टियों का नुकसान पहुंचा रहे हैं, इधर उधर फेंक रहे हैं। उस समय अध्ययन का समय रहता है। प्रधानाध्यापक उनसे कहते हैं कि देखिए, अभी क्लास चल रहा है, आप ऐसा कीजिए कि जैसे ही समय मिलता है मैं आपको बुलवा लेता हूँ, आपकी शिकायतें मैं सुन लूँगा। वो व्यक्ति चला जाता है। उसके बाद अध्यापक आते हैं और बच्चों को बुलाते हैं और उन्हें एक टास्क देते हैं कि बच्चे, आप सभी लोग जाइएगा कल, तो अपने अपने घर से एक पत्थर बना कर लाइएगा। बच्चे अवाक रह जाते हैं। एक बच्चा तपाक से बोलता है कि सर, पत्थर कैसे बना के हम ला सकते हैं, ये कहाँ संभव है। तो सर कहते हैं कि यही तो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो पत्थर होते हैं,
ये देश के विभिन्न हिस्सों से चट्टानों और पहाड़ों को तोड़ के ट्रकों और गाड़ियों में लाद कर लाए जाते हैं बड़ी मुश्किल से, और आप लोग इसे खेल खेल में नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। मैं आप लोगों को बताता हूं। तो एक बच्चा ने कहा कि सर ये बाहर से मंगाए जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, मैं उस व्यक्ति को बुलाता हूं जो ये मंगवाते हैं और सड़क निर्माण करवाते हैं। उन्होंने अपने सहायक को भेजा कि रोड निर्माणकर्ता को बुला के लाइए। वो जाके उन्हें बुला के लाते हैं। जैसे ही वो व्यक्ति आते हैं, बच्चे जिज्ञासावश उन्हें देखते हैं। गुरुजी पूछते हैं कि आप बताइए कि ये चट्टान क्या होता है, ये पत्थर के टुकड़े आप कहाँ से लाते हैं? तो वो बताते हैं कि ये दरअसल पत्थर के जो स्लेटी रंग के जो गिट्टी हैं, इन्हें हम करबंदिया से मंगाते हैं। बच्चों, मैं बता दूं कि करबंदिया हमारे बिहार राज्य के रोहतास जिला जिसका मुख्यालय सासाराम है, वहीं पर शेरशाह का मकबरा भी आप सभी जानते भी हैं। वहीं शेरशाह जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया था। तो उसी रोहतास जिले में एक करबंदिया जगह है जहाँ से कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, वहीं से काले स्लेट रंग के गिट्टियों को तोड़कर मंगाया जाता है। शेखपुरा जिले से भी कुछ ऐसे पत्थर मंगाए जाते हैं, और राजगीर और गया की पहाड़ियों से भी पत्थरों के टुकड़े मंगाए जाते हैं। झारखंड का पाकुड़ और डोमचोच तो इसके लिए बहुत मशहूर है। पाकुड़ का गिट्टी की बड़ी डिमांड रहती है पूरे देश में भवन निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए। तो ये सारे जगह हैं जहाँ से पहाड़ों के चट्टानों को तोड़ा जाता है मशीनों के द्वारा, उन्हें छोटे टुकड़े करके गिट्टी में तब्दील किया जाता है, और फिर उन्हें गाड़ियों से, ट्रकों से लाद कर विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है, जिनसे हम घर का छत निर्माण करते हैं, रोड बनवाते हैं, और बहुत सारे काम में वो आते हैं। तब सारे बच्चे जिज्ञासावश सुने और कहे कि तब तो सर ये चट्टान बड़ी काम की चीज़ है, हम लोग नाहक ही इन्हें इधर उधर फेंकते रहते हैं। आज से हम वादा करते हैं कि हम सभी आज से गिट्टी का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनकर मास्टर साहब बहुत खुश होते हैं और रोड के ठेकेदार से विदा लेते हैं। वो भी खुशी खुशी लौट जाते हैं। इस प्रकार बच्चों को समझ में आता है कि चट्टान और पर्वत के टुकड़े क्या होते हैं और उनसे गिट्टियाँ कैसे बनती हैं। तो चट्टानों की परिभाषा यही है कि पृथ्वी का ऊपरी सतह का वो सारा कठोर हिस्सा जिन्हें हम देख पाते हैं, जिस पे हम खड़े हैं, चाहे वो मिट्टी हो, बालू का कण हो, पहाड़ हो, पठार हो, ऊंचे ऊंचे पर्वत हो, ये सब चट्टान के ही हिस्से होते हैं। अब इन्हें हम आइए प्रकारों में बांट के देखते हैं कि चट्टान कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या क्या नाम होते हैं। तो चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। पहला चट्टान होता है आग्नेय चट्टान, दूसरा होता है अवसादी चट्टान, और तीसरा होता है कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान को हम अंग्रेजी में इग्नियस रॉक कहते हैं, और ये प्राथमिक चट्टान या प्रारंभिक चट्टान भी कहा जाता है। पिछली कक्षा में आपने प्रथम अध्याय में जब देखा था कि पृथ्वी की जो 3 परतें होती हैं, बीच का जो हिस्सा होता है जिसे हम मेंटल कहते हैं, उसे हिंदी में प्रवार भी कहा जाता है, तो उस भाग से धधकता हुआ आग के रूप में लावा और मैग्मा निकलता है और धरती के परतों को, प्लेटों को फाड़ के बाहर आता है। वहीं ज्वालामुखी के रूप में जब बाहर निकलता है, वहीं लावा या मैग्मा जब ठंडा होता है तो वो चट्टान के रूप में, पहाड़ पर्वत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है, और वो प्राथमिक यानी पहला चट्टान होता है, और वो आग का सीधा सीधा रूप होता है। नीचे से वो आग के रूप में लावा धधकता हुआ मैग्मा के रूप में निकलता है, जिसे आप ज्वालामुखी विस्फोट भी कहते हैं। बहुत सारे मशहूर दुनिया में ज्वालामुखी हैं जहाँ पर्यटक उन्हें देखने जाते हैं। तो वो आग के रूप में निकलते हैं। उसी आग के रूप में निकले हुए चट्टान जब ठंडे हो जाते हैं तो उसी आग के रूप वाले चट्टान को, प्राथमिक और प्रारंभिक चट्टान को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं, जिन्हें हम अंग्रेजी में इग्नियस रॉक कहते हैं।
इसके उदाहरण बहुत सारे होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, जिसमें लोहा और चांदी मिला हुआ मिलता है हमें खनिज के रूप में। खनिज भी हम पढ़ेंगे, खनिज एक अलग टॉपिक है इसी विषय, इसी चैप्टर का, तो अभी हम पहले समझ लें। तो आग्नेय का उदाहरण हो गया ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ऑब्सीडियम और बहुत सारे हैं। दूसरा, जब हम आते हैं दूसरे प्रकार के चट्टान पर, तो आग्नेय चट्टान के कई और उदाहरण भी हम ले सकते हैं, स्कोरिया भी है, और ऑब्सीडियम, ग्रेनाइट और बेसाल्ट के अलावा स्कोरिया भी होता है, जो सीधे ज्वालामुखी के रूप में जैसे ही निकलता है और बगल में वो ठंडा होता है, और उसी को हम स्कोरिया कहते हैं। उसके बाद रियोलाइट भी एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। तो ये सारी प्राथमिक प्रारंभिक चट्टानें हैं, इसमें कोई तब्दीलियां नहीं होती हैं, जैसे निकलता है उसी रूप में ठंडा हो गया, तो उन्हें हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब आते हैं दूसरे चट्टान, जिसका नाम है अवसादी चट्टान। तो बच्चों, तीनों चट्टानों का प्राथमिक रूप आग्नेय ही होता है। उसमें जैसे ही रंग, रूप और आकार में परिवर्तन हो जाता है समय के साथ, तापमान और दाब के चलते, तो उसमें कुछ अवसाद आ जाता है, उसमें कुछ परतें पड़ जाती हैं। तो इन चट्टानों को जैसे ही वो परत के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती हैं, तो उन चट्टानों को हम अवसादी चट्टान कहते हैं। यही कारण है कि अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। इसके कई सारे उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं, जैसे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेंधा नमक जो हम खाते हैं चटपटे आप गोलगप्पों के साथ, चाट मसाले के साथ भी हम खाते हैं, सब्जियों में भी डाल के हम खाते हैं, और बिहार का मशहूर जो भूजा लिट्टी चोखा होता है उसमें भी कुछ लोग सेंधा नमक खाते हैं। तो ये भी अवसादी चट्टान का ही एक रूप है। और लिग्नाइट, डोलामाइट, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी अवसादी चट्टान में कोयला भी खनिज के रूप में पाया जाता है। जो कोयला हमारे यहाँ बिजली का सबसे बड़ा संसाधन है, भारत में सबसे ज़्यादा बिजली हमारी कोयले से ही प्राप्त होती है। तो ये सब अवसादी चट्टान ही होते हैं। अब हम आते हैं चट्टान के अगले प्रकार, तीसरे और अंतिम प्रकार पर, जिसका नाम है रूपांतरित चट्टान। बच्चों, आग्नेय चट्टान यानी प्राथमिक और सेकेंडरी चट्टान यानी अवसादी, इन दोनों के रूप, रंग और आकार में समय के साथ, ताप और दाब के साथ जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम रूपांतरित या कायांतरित, यानी उसकी काया में, उसके शरीर में, उसके रंग रूप में, बनावट में अंतर आ गया समय के साथ, टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, तो उस चट्टान को हम कायांतरित, यानी उसकी काया में या रूपांतरित, उसके रूप में परिवर्तन हो गया, तो उन चट्टानों को हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अंग्रेजी में इन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। और भारत में जो दुनिया के आश्चर्यों में गिना जाने वाला सबसे बड़ा स्मारक है, आप शायद गए भी होंगे, गए हैं? वाह! तो कौन सा है? ताजमहल। जी हाँ, ताजमहल दुनिया के आश्चर्यों में गिना जाता है, जो आगरे में है। वो आपका रूपांतरित और कायांतरित चट्टान ही है, जो चूना पत्थर बदल कर जो अवसादी चट्टान होता है वो संगमरमर में बदल जाता है, जिसे हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बच्चे बचपन में प्राथमिक कक्षाओं में स्लेट पे पढ़ते हैं, वो भी एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान होता है। हीरा, जिसे दुनिया का सबसे कीमती धातुओं में गिना जाता है, वही रूपांतरित चट्टान होता है, कायांतरित चट्टान होता है। क्वार्ट्जाइट, ये भी बहुत कीमती पत्थर होते हैं जिनका उपयोग बहुत सारे कामों में होता है। ग्रेनाइट भी रूपांतरित होकर नीस में बदल जाता है, इनका भी हम घरों में घर की सुंदरता बढ़ाने में या बहुत सारे कामों में उपयोग करते हैं। तो संगमरमर, स्लेट, हीरा, क्वार्ट्जाइट, नीस, ये सब रूपांतरित चट्टान का ही हिस्सा हैं। तो एक बार फिर पुनः मैं दोहरा दूं कि चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।
लावा के रूप में मेंटल के भाग से, पृथ्वी के जो सबसे बड़ा भाग है, जो 84% हिस्सा मेंटल होता है, जो बीच का भाग है, जैसे हम पृथ्वी को एक अंडा का आकार मान लें तो ऊपरी परत जिसे हम छील के खा जाते हैं वो हम ऊपरी सतह है, जिसे भूप्रपट्टी या भूपटल कहते हैं। और बीच का भाग जो गुदा वाला भाग है वही है मेंटल, जो सबसे बड़ा भाग होता है पृथ्वी का। लगभग 84% हिस्सा पृथ्वी का मेंटल ही होता है। और यहीं से धधकता हुआ लावा अंदर के परिवर्तनों के चलते, अंदर के आयतन में परिवर्तन हो या टेम्परेचर में परिवर्तन हो, दाब में परिवर्तन हो, तो धधकता हुआ लावा लिक्विड के रूप में, मैग्मा के रूप में बाहर धरती के परत को फाड़ के जब निकलता है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं, वहीं ठंडा होके चट्टान बनता है। और ये चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय हो गया, जो सीधे निकल कर ठंडा हो गया। फिर उसके रूप में अवसाद आ गया, कुछ परिवर्तन आ गया, तो वो अवसादी चट्टान हो गया। और आग्नेय और अवसादी में जब कुछ दिन के बाद कुछ ज़्यादा ही परिवर्तन हो गया तो वो हो गया रूपांतरित और कयांतरित चट्टान। तो बच्चों, ये हमने देखा कि चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। अब इन चट्टानों के बहुत सारे स्मारकों का आप नाम गिना सकते हैं। जैसे आगरा का लाल किला है, ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। दिल्ली का लाल किला, अच्छा आप बताइए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहाँ से झंडा तोलन करते हैं 15 अगस्त को, जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी? कहाँ से? हाँ, लाल किले से। तो लाल किला जिस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को प्रतिवर्ष झंडा तोलन करते हैं और देश को एड्रेस भी करते हैं, भाषण देते हैं, वो भी लाल बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है। तो ये हो गया अवसादी चट्टान। और तीसरा जो दोनों चट्टानों, प्रथम और द्वितीयक चट्टान, यानी अग्नेय और अवसादी में जब विशेष परिवर्तन हो गया समय के अंतराल के साथ, दाब और ताप के चलते, तो वो हो जाता है रूपांतरित, यानी उनके रूप और काया, यानी उसके बनावट में पूरी तरह से बदलाव, इसे हम रूपांतरित या कयांतरित चट्टान कहते हैं। जिसका जीता जागता मिसाल हमारा आगरा का ताजमहल है, और ये दुनिया में प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दुनिया के जितने बड़े बड़े प्रेमी जोड़े हैं वो आते हैं इन्हें मुग़ल बादशाह, जी सॉरी सर, इसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से, जो जमुना के किनारे बना हुआ है आगरे में, और इसे दुनिया के आश्चर्यों में गिना भी जाता है। तो हमने चट्टानों पर अध्ययन कर लिया। अब हम आते हैं, इस बीच अध्याय के एक अंश में एक छात्र शिक्षक से पूछता है कि सर ये जीवाश्म क्या होते हैं? तो शिक्षक बताते हैं कि इन्हीं चट्टानों में जब कोई जीव या पेड़ पौधा या कोई भी सजीव या जीवाणु वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक दबे रह जाता है, और दब कर वो जब चट्टान का रूप ले लेता है, तो उन्हें ही हम जीवाश्म कहते हैं। आप तो पटना म्यूजियम गए ही होंगे, हमारे बिहार की राजधानी पटना का सबसे बड़ा म्यूजियम है, उसमें भी एक बहुत बड़ा चट्टान रखा हुआ है, जीवाश्म रखा हुआ है, जो पेड़ का जीवाश्म है, जो सैकड़ों वर्ष पुराना है। तो इस पर एक बच्चा कहता है कि जी हाँ सर, हम तो गए हैं, देखे हैं। तो मैं भी कह रहा हूँ बच्चों कि आप सबको एक बार पटना म्यूजियम जाना चाहिए। खासकर के पटना म्यूजियम के तो बहुत सारे चीज़ों को अब बिहार म्यूजियम में लाकर रख दिया गया है, जो बहुत ही ऐतिहासिक म्यूजियम बना है। इसका अध्ययन करेंगे तो एक से एक चट्टानों का, रॉक्स का आपको अवलोकन करने का समय मिलेगा, मौका मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं हम खनिज पर। बच्चों, खनिज और चट्टान का एक तरह से बहुत ही अनन्य आश्रय संबंध है। दोनों एक दूसरे पे आश्रित हैं, दोनों एक दूसरे का अभिन्न हिस्सा है। ये खनिज उसी चट्टान में सने मिलते हैं। जो खनिज हमारे सामने उपलब्ध होते हैं वो चट्टानों के साथ ही आते हैं अयस्क के रूप में, जिन्हें हम मशीन के द्वारा अलग अलग करके उन्हें हम धातु और अधातु में बांटते हैं। तो खनिज इन्हीं चट्टानों में पाए जाते हैं। इनका अपना भौतिक स्वरूप होता है और रासायनिक स्वरूप भी होता है, जिनके माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमारे रोज़मर्रा के उपयोग की बनाई जाती हैं। और
उनके चलते हमारा जीवन बहुत ही सुलभ और आसान हो जाता है। इन खनिजों को अगर हम देखें तो इन्हें भी हम दो भाग में बांटते हैं, धात्विक जो धातु वाले खनिज होते हैं और अधात्विक जो गैर धातु वाले होते हैं। तो धात्विक को भी हम दो भाग में बांट के देखते हैं। एक तो वो होता है जिसमें लोहा ऐड होता है, लोहा जुड़ा होता है, उसे हम लौहयुक्त धात्विक खनिज कहते हैं, जिसका उदाहरण हम कह सकते हैं कि लोहा है, निकेल है, मैग्नीज है, कोबाल्ट है, टंगस्टन है, इत्यादि बहुत सारे लौहयुक्त खनिज हमें प्राप्त होते हैं, जिनका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। लोहा तो घरों में और बड़े बड़े भवनों में, किलों में, रेल के लिए, गाड़ियों के लिए, हर जगह लोहा का उपयोग है। और लोहा के जो बने सामान हैं वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हैं। अलौह में हम देखते हैं तो पाते हैं कि शीशा है, जस्ता है, सोना है, चांदी है, टीन है, तांबा है। सोना तो बहुत ही कीमती आध्यात्मिक तत्व है, जिसका आभूषण हम सब लोग पहनते हैं, और हमारे ये संपदा का द्योतक भी है। हमारी समृद्धि के लिए भी हम सोना से एक दूसरे को जोड़ के देखते हैं कि जिसके पास जितना सोना होता है वो ज़्यादा समृद्ध माना जाता है। दुनिया में सोना कीमती वस्तु माना जाता है। और खेलों में तो सोना का बना पदक 1 नंबर पर आने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, जैसा आप सभी जानते हैं, जिसे स्वर्ण पदक भी कहा जाता है। चांदी भी बहुत कीमती वस्तु है, उसे रजत पदक 2 नंबर के खिलाड़ी को दिया जाता है, और 3 नंबर के खिलाड़ी को कांस्य पदक, जो पीतल, तांबा और बहुत सारी चीज़ों के मिश्रण से बनाया जाता है, कांसा, तो उनकी। तो ये सब चीज़ लौह धातु हैं, भी खनिज हैं। तो पहला हो गया धात्विक धातु, जिन्हें हम लौह और अलौह में बांट कर देख रहे हैं, और दूसरा है अधात्विक। ये भी 2 तरह के हम बांट के देखते हैं अधात्विक खनिजों को। उसमें पहला होता है कार्बनिक, जो सीधे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। हमारा शरीर भी कार्बन से बना हुआ है, ये धरती भी अधिकांशतः कार्बन से ही बनी हुई है। रसायन का जब हम आगे चल के अध्ययन करेंगे, आप सभी पढ़ेंगे, तो रसायन भी 2 ही चीज़ों पर बटा हुआ है, एक कार्बनिक और एक अकार्बनिक, एक जिसमें कार्बन है, एक जिसमें कार्बन नहीं है। तो यहाँ खनिजों को भी हम दूसरे पार्ट को हम 2 भाग में बांटते हैं, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। तो कार्बनिक में आपका कोयला आ जाता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, चारकोल, अलकतरा, जिससे सड़क बनता है, ये सब कार्बनिक धातु हैं और खनिज हैं। और अकार्बनिक में हम देखते हैं कि अभ्रक है, ग्रेफाइट है, ये सब इसमें कार्बन का अभाव रहता है, तो हम इन्हें अकार्बनिक खनिज के रूप में। तो खनिज मुख्यतः 2 प्रकार के हो गए, एक धात्विक, तो धात्विक को भी हमने 2 भाग में बांट दिया, एक जो लौहयुक्त है और दूसरा जो लौहयुक्त नहीं है। और अधात्विक में जो एक कार्बन से जुड़े हुए हैं और एक जो कार्बन से नहीं जुड़े हुए हैं, और यही खनिज चट्टानों के साथ हमें मिश्रण के रूप में धरती के नीचे से प्राप्त होते हैं। तो चट्टान और खनिज, मुझे लगता है कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। दोनों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर आपको चट्टान को जानना है तो खनिज को भी जानना होगा, खनिज को जानना है तो चट्टान को जानना होगा। इस तरह से बच्चे हम अध्याय के जब अंतिम हिस्से में बढ़ते हैं तो शिक्षक कहते हैं कि पायल के पैर में क्या पहन रखी है, तो पायल कहती है कि सर मैं तो चांदी की पायल पहनी। तो चांदी की बात आती है, ये भी एक तरह का खनिज है। गुरुजी भी अपने अंगूठी, सोने की अंगूठी दिखाते हैं कि देखिए मैं सोने का अंगूठी पहना हुआ हूँ, सोना भी एक खनिज है। इस प्रकार से हमने दूसरे अध्याय का अध्ययन कर लिया है, जिसमें हमने चट्टान की परिभाषा, चट्टानों के प्रकार, खनिजों से संबंधित जानकारियाँ पूरी तरीके से देख लिया है। अब अध्याय के अंत में जो अभ्यास के प्रश्न हैं, आइए हम उन पर नज़र डालते हैं, आपके अभ्यास के प्रश्न भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल है पहला,
सही विकल्प को चुनें। बहुवैकल्पिक सवाल हैं। पहला है, इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है? क बेसाल्ट, ख चूना पत्थर, ग संगमरमर और घ ग्रेनाइट। तो बच्चे आप सभी जानते हैं कि रूपांतरित चट्टान आग्नेय और अवसादी के दोनों के रूपों में बदलने से होता है, और चूना पत्थर ही जब संगमरमर बन जाता है तो रूपांतरित कहलाता है। तो इसका सटीक और सही जवाब होगा ग संगमरमर। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो अध्ययन के क्रम में हमने देखा था कि बेसाल्ट सीधे आग्नेय के रूप में जब ज्वालामुखी के रूप में निकलता है और ठंडा होता है तो उन्हीं चट्टानों में से एक बेसाल्ट भी होता है। जैसा ग्रेनाइट होता है वैसा बेसाल्ट भी होता है। तो बेसाल्ट ख आग्नेय चट्टान कहा जाएगा। इसका सटीक उत्तर ख आग्नेय चट्टान होगा। अब हम आते हैं तीसरे सवाल पे। चट्टानों के रूपांतरण में किसका योगदान होता है? क तापमान में, ग दबाव में, ग रासायनिक द्रव्य से या उपयुक्त सभी से। तो हमने अध्ययन के क्रम में ये समझ लिया है कि आग्नेय और अवसादी चट्टानों में इन तीनों कारणों के चलते, तापमान, दाब और रासायनिक द्रव्य, जब तीनों मिल के प्रक्रिया करते हैं और समय के साथ जब उनमें उनके रूप में बदलाव होता है तो उन चट्टानों को हम रूपांतरित चट्टान कहते हैं। इसलिए इसका सटीक उत्तर होगा घ उपयुक्त सभी। अब हम सवालों की अगली श्रृंखला में चलते हैं। जो दूसरी श्रृंखला है वो रिक्त स्थानों को भरने के लिए दिया गया है। खाली जगहों को भरिए। पहला सवाल है, जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती हैं, डैश चट्टानें कहलाती हैं। तो अभी बात के क्रम में हमने समझा भी कि ज्वालामुखी के रूप में जो लावा या मैग्मा निकलता है ठंडा होने के बाद, वो आग्नेय चट्टान, प्राथमिक या प्रारंभिक चट्टान कहलाता है। तो इसका सटीक उत्तर होगा आग्नेय चट्टान। आग्नेय वहाँ भरा जाएगा। दूसरा है, जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उन्हें डैश चट्टानें कहते हैं। तो जैसा कि सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है, परत जब पाई जाएगी तो वो परतदार चट्टान कही जाएगी या अवसादी चट्टान कही जाएगी। समय के साथ वो दब के जब परतें, चाहे वो समुद्र के नीचे हों या धरती के ऊपर हों, जब उनमें परतें पड़ जाती हैं समय के साथ, टेम्परेचर और दाब के साथ, तो उन्हीं अग्नेय चट्टानों का दूसरा रूप हो जाता है अवसादी या परतदार। तो यहाँ हम अवसादी भी लिख सकते हैं या परतदार भी लिख सकते हैं। तो इसका सटीक उत्तर होगा अवसादी या परतदार चट्टानें कहते हैं। तीसरा है, ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ डैश कहलाता है। तो जैसा कि स्पष्ट है, ज्वालामुखी से निकले गर्म पदार्थ को लावा बोला जाता है। कहीं कहीं हम उसे मैग्मा भी कहते हैं, लेकिन इसका सटीक उत्तर लावा कहा जाएगा। लावा ही से हम यहाँ भरेंगे। चौथा है घ, अत्यधिक डैश एवं डैश के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। तो बच्चे, अध्ययन के क्रम में आपने देखा कि दो चीज़ें हैं जो चट्टानों में बदलाव लाती हैं। एक है ताप, टेम्परेचर, और दूसरा है दाब यानी प्रेशर। तो प्रेशर दाब और टेम्परेचर ताप। तो यहाँ हम भरेंगे अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं। इस तरह से हमारे रिक्त स्थान भर दिए जाएंगे। अब हम सवालों की अगली श्रृंखला में चलते हैं। जो तीसरी श्रृंखला है वो है मिलान करने के लिए दिया गया है। सही मिलान कर लिखिए। एक तरफ है आग्नेय चट्टान क, अवसादी चट्टान ख और रूपांतरित चट्टानें ग। दूसरी तरफ है एक सेंधा नमक, दूसरा ग्रेनाइट और तीसरा संगमरमर। तो आग्नेय चट्टान आप सभी जानते हैं कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय चट्टान होता है। तो आग्नेय चट्टान को हम ग्रेनाइट से मिला देंगे
अवसादी चट्टान सेंधा नमक होता है, जो समय के साथ उसमें अवसाद आ जाता है, रूपांतर हो जाता है, परत पड़ जाती है, तो वो नमक सेंधा नमक हो जाता है। तो उसे हम अवसादी चट्टान को सेंधा नमक से मिला देंगे। और रूपांतरित चट्टान वो होता है, यानी अवसादी और आग्नेय चट्टानों में जब समय ताप दाब के चलते उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है तो रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। और इन्हीं रूपांतरित चट्टानों का सबसे बेहतर नमूना हमारे सामने है संगमरमर, जिससे हमारा ताजमहल बना हुआ है। तो रूपांतरित चट्टानों को हम संगमरमर से मिलान कराएंगे। तो ये तीसरी सवालों की श्रृंखला हुई। अब चौथे सवालों की श्रृंखला में हम चलते हैं, जिसमें उत्तर लिखने के लिए दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला सवाल हम पढ़ते हैं। पहला सवाल है, चट्टान किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। बच्चों, बार बार इसकी चर्चा हो रही है कि पृथ्वी के सतह के कठोर भाग, जो खनिजों के सम्मिश्रण से बना हुआ होता है, उन्हें हम चट्टान कहते हैं। ये इनके रूप में, रंग में, बनावट में परिवर्तन होते रहते हैं। आग्नेय अवसादी बनता है, अवसादी रूपांतरित बनता है, और फिर रूपांतरित समय अंतराल के साथ जब नीचे चला जाता है तो लावा के रूप में ऊपर आता है और वो फिर से आग्नेय हो जाता है। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो हम चट्टान उन्हें कहते हैं जो पृथ्वी पर हम देख रहे हैं, जो भी कठोर हिस्सा है, चाहे वो पहाड़ी हो, पर्वत हो, पठारी हिस्सा हो, समुद्र की तलहटी भी चट्टान ही है जिसके ऊपर हम पानी देखते हैं। तो ये सब चट्टान है। इसका उदाहरण भी हमने देख लिया। तो उदाहरण को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि आग्नेय का आग्नेय का हो जाएगा ग्रेनाइट, जिसमें लोहा और चांदी मिलता है हमें, बेसाल्ट है, ऑब्सीडियम है, गिट्टी है जिससे सड़क का निर्माण होता है, छतों का निर्माण होता है। दूसरा होता है अवसादी या परतदार चट्टान। उसके अंतर्गत हम चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जिसे लाल किला बना हुआ है, आगरा का भी लाल किला बना हुआ है, सेंधा नमक जिसे हम खाते हैं, शेल जो होता है, लिग्नाइट, डोलोमाइट, कोयला भी जिसमें सटा हुआ मिलता है। और तीसरा है रूपांतरित चट्टान, जिसके रूप में परिवर्तन हो जाता है ताप और दाब के चलते, जिसका रूप हमें संगमरमर के रूप में, नीस के रूप में, क्वार्टजाइट के रूप में हमारे सामने आता है, जिससे हमारा ताजमहल बना हुआ है। तो इसके उदाहरण के रूप में हम ताजमहल का उदाहरण दे सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर दे सकते हैं। दूसरा सवाल है बच्चे, चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है, स्पष्ट कीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि एक निश्चित दशाओं में समय, ताप और दाब के चलते जो चक्रीय तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से उनमें परिवर्तन जो होता है, इसी प्रक्रिया को चट्टानों का रूपांतरण कहते हैं। जैसे जो प्राथमिक चट्टान हमारे सामने लावा या धधकता हुआ मैग्मा के रूप में, ज्वालामुखी के रूप में ऊपर आता है, तो उन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं। फिर उनमें कुछ अवसाद आ जाता है, उनमें परतें पड़ जाती हैं समय और ताप के चलते, दाब के चलते, तो उन्हें हम रूपांतरित, कायांतरित या अवसादी चट्टान कहते हैं। और अवसादी चट्टान कहते हैं। इन्हें हम परतदार या तलछट्टी, चूँकि समुद्र के तलछट्टी में इन चट्टानों को ज़्यादा पाया जाता है, जिस पे परतें पड़ी रहती हैं, तो उन्हें हम परतदार या तलछट्टी चट्टान भी कहते हैं। और तीसरी, जो दोनों पहली चट्टानों में परिवर्तन, उनके रूप में बदलाव हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, कायांतरित हो जाता है, उन चट्टानों को हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो यही प्रक्रिया है, चट्टानों के रूपांतरण इसी प्रकार होता है। ये निरंतर चलती रहती है, प्रकृति का ये नियम है, समय के साथ उनमें बदलाव होते रहता है। अगले सवाल को देखते हैं। अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टान में अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, अवसादी चट्टान परत के रूप में पाए जाते हैं और आग्नेय चट्टान परतदार नहीं होते हैं, वो रवे के छोटे छोटे कणों के रूप में पाए जाते हैं। आग्नेय को हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं और अवसादी को हम द्वितीयक चट्टान, क्योंकि पहला चट्टान आग्नेय होता है, सीधे
आग के रूप में निकला हुआ रहता है, उसे प्राथमिक या प्रारंभिक चट्टान कहा जाता है। और जब उसमें अवसाद आ जाता है, जब परतें पड़ जाती हैं, तब उन्हें हम अवसादी या परतदार चट्टान कहते हैं। तो इस तरह से हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं और समय के साथ दोनों में बदलाव हो जाता है। अगले तीसरी सवाल पे हम आते हैं, पत्थरों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, एक सूची बनाइए। तो पत्थरों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह पे होता है। इसकी एक लंबी सूची बनाई जा सकती है, आप भी बना सकते हैं अपने विवेक से, अपने ज्ञान से। सबसे पहले तो हमारे जो घर बनते हैं, मकान बनते हैं, छत बनता है, सड़कें बनती हैं, बड़े बड़े महल बनते हैं, किले बनते हैं, राजाओं के स्मारक पत्र लिखे जाते थे, शिलालेख खड़े किए जाते थे, ये सब चट्टानों से ही बनते हैं। चट्टान का पुल बनता है, चट्टान के बर्तन बनते हैं। चीनी मिट्टी भी तो एक प्रकार का चट्टान है जिसका कप प्लेट और थाली प्लेट बनता है। तो रोज़मर्रा के बहुत सारे कामों में चट्टानों का प्रयोग किया जाता है। कोठी बनाने में, फर्श, आजकल घरों में सुंदर सुंदर फर्श बनाए जाते हैं, वो भी हमारे चट्टान से ही बनते हैं। स्तंभ बनाने में, बड़े बड़े राजा बड़े बड़े स्तंभ बनाते थे और अपना उस पर गुणगान लिखाया करते थे। जैसे अशोक के स्तंभ भारत में बहुत मशहूर हैं, जिन्हें भारत का सबसे महान सम्राट कहा जाता है। तो वो भी पत्थरों के ही, चट्टानों से ही बने हैं। राजाज्ञा वहाँ लिखा जाता था, उनके आदेश भी लिखे जाते थे, वो भी चट्टानों से। घरों में मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे होते हैं, बच्चों के खिलौने भी बनते हैं पत्थरों से, चट्टानों से। तो कई सारी चीज़ें, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं पत्थरों की, संगमरमर की। अभी हमारे देश में राम मंदिर की बड़ी चर्चा है, वही काले पत्थरों से बनाई गई है, सांवले रंग की। चूँकि हमारे राम जी सांवले रंग के थे, तो उन्हें सांवले रंग के पत्थर से बनाया गया है, स्लेटी कलर की। तो बहुत सारे उपयोग हैं हमारे दैनिक जीवन में पत्थरों के। अगले सवालों पे आते हैं, छत की ढलाई में कौन सा पत्थर इस्तेमाल होता है? तो छत की ढलाई में जो पत्थर निर्माण होता है, जिस पत्थर का, उसे हम टुकड़ों में तोड़कर मशीनों द्वारा, क्रेशर द्वारा तोड़ा जाता है और ट्रकों, गाड़ियों से लाद कर पूरे देश में पहुंचाया जाता है। उन्हें आम भाषा में हम गिट्टी कहते हैं। उसी गिट्टी का छतों की ढलाई में उस पत्थर का इस्तेमाल होता है। अगला सवाल हम लेते हैं, उन खेलों की सूची बनाइए जिनमें पत्थरों का उपयोग होता है। तो बच्चों, पत्थरों के द्वारा तो बहुत सारे खेल नहीं खेले जाते हैं। गांव गंवई में आंचलिकता में, आंचलिक रूप से कुछ छोटे छोटे खेल खेले जाते हैं। जैसे लोग सरगोटिया पहले खेला करते थे, अब तो वो लुप्त होते जा रहा है। 16 खाने बनाकर उन्हें छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े रख के खेलते थे, उन्हें सरगोटिया कहा जाता था। फिर पिट्ठू गरम, जो बच्चे पीठ पे मारते थे, पीठ गरम हो जाता था सजा के रूप में, तो उसे पिट्ठू गरम, वहाँ भी पत्थरों के छोटे टुकड़े। कित भी लोग, बच्चे आजकल खेलते हैं विद्यालयों में, उसमें भी छोटे पत्थरों के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहीं एक कट दो कट भी बच्चे कित के रूप में खेलते हैं। कहीं कहीं उसे कित कहा जाता है, कहीं कहीं एक कट दो कट कहा जाता है। तो इन सारे खेलों में पत्थरों के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी बहुत सारी खेलों में पत्थरों का कुछ ज़्यादा प्रयोग नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं, चट्टानों के प्रकार और उनकी बनावट के बारे में लिखिए। तो पुनः एक बार मैं आप लोगों को बताऊं, जैसा कि बार बार इसकी चर्चा हो चुकी है, कि चट्टान के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। इसे हम क्रमबद्ध तरीके से लिख सकते हैं। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान, तीसरा कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। प्रथम चट्टान, जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं, उसे प्राथमिक और प्रारंभिक चट्टान भी कहा जाता है। दूसरा चट्टान अवसादी, जिसमें परतें पड़ जाती हैं, उन्हें परतदार चट्टान भी कहा जाता है। और तीसरा चट्टान, उनकी काया में, उनके रूप में जब बदलाव आ जाता है समय, ताप और दाब के चलते, तो उन्हें हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो इस तरह से ये इन सवालों का हम जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल है, पता करके लिखिए कि निम्न भवन किन किन पत्थरों से बने हैं। पहला है रोहतासगढ़ का किला। तो चर्चा के क्रम में हमने आपको बताया भी था
कि रोहतासगढ़ का किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जिसकी खूबसूरती बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध है। बिहार के एक पर्यटन स्थल में वो भी गिना जाता है, जिसे बिहार के महान शासक जिन्होंने एक तरह से एक अपने समय में मुगलों को इस देश से भगा ही दिया था, जिन्हें हम शेरशाह के नाम से जानते हैं, उन्हीं के द्वारा बसाया हुआ वो शहर है और वो किला भी वहीं बना हुआ है। दूसरा है आगरा का किला। इसे मुग़ल के महान सम्राट अकबर ने बनाया था और ये भी लाल बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है। इसी के तर्ज पर आगे चलकर अकबर के पोते शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनाया, जो हमारे दिल्ली की शान है, जिस पर प्रति स्वतंत्रता दिवस को हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडोत्तोलन करते हैं और देश को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं और अपनी साल भर की योजनाओं को देश की जनता के सामने रखते हैं। तीसरा है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार भी लाल बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है। इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश का संस्थापक था सल्तनत काल में, और वो तो पूरा नहीं कर पाया, उसकी समय से पहले ही मृत्यु हो गई। आगे चलकर उसी के वंश के एक शासक इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था। और अगला है विशाल बुद्ध मूर्ति। तो विशाल बुद्ध मूर्ति जो हमारी बिहार की स्मारकों में बहुत मशहूर है, जो विशाल काय बुद्ध काले पत्थरों से बने हैं, वो बैठे हुए उनकी ध्यान मग्न रूप में बोध गया में उनकी एक मूर्ति लगाई गई है। बौद्ध धर्म के अनुयायी विभिन्न देशों से आकर उनका दर्शन करते हैं। तो ये भी काला बलुआ पत्थर से बनाया गया है। अगला है विष्णुपद मंदिर गया। विष्णुपद मंदिर जो बिहार की मशहूर स्थल है, जहाँ पर्यटक जाते हैं, जहाँ विष्णु की प्रतिमा है और वहीं पर हमारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। तो ये भी काला बलुआ पत्थर से बनाया गया है। अगला है पत्थर की मस्जिद पटना। तो पत्थर की मस्जिद पटना भी बलुआ पत्थर से बनाया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन भवनों को किन किन पत्थरों से बनाया गया है। आगे क्रियाकलाप के रूप में करबंदिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको कहा गया है। तो मैं बता दूं कि करबंदिया रोहतास जिले के में एक छोटी सी पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ियों पे बसा हुआ है, जहाँ से पत्थरों को तोड़कर गिट्टियाँ बनाई जाती हैं और विभिन्न देश के विभिन्न जगहों पर उन्हें भेजी जाती हैं, जिनसे सड़क निर्माण, भवन निर्माण और बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। तो इस प्रकार इस अध्याय को हमने पूरी तरह से समाप्त कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए। अगले अध्याय में पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।